Hello students, this is Priyanka. Welcome to my channel. So today we are going to discuss the second part of the solid states of NCERT. हम लोग फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की कैसे क्लासिफिकेशन होती है क्रिस्टलीन और एमोर्फस फॉर्म में, उनके बीच की डिफरेंसेस क्या क्या होती है. आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीन सॉलिड को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम, है ना. तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो अगर क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, यहाँ पे क्या क्या बॉन्डिंग हो सकती है, या तो वैन डर वाल्स फोर्स हो सकती है, आयनिक बॉन्ड हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकती है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकती है. तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो ब्रॉडली ये चार है ना, ये क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, ये यहाँ पर चार तरह की क्लासिफिकेशन है ना. तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देख लो एमोर्फस सब्सटेंस का तो आपको पता है कि ऑलरेडी कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है. क्रिस्टलीन सॉलिड की क्या होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. अब बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस है जो क्रिस्टलीन नेचर के होते हैं, जैसे मेटेलिक एलिमेंट कुछ ले लो, मेटल, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये क्रिस्टलीन नेचर के है ना. नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी क्रिस्टलीन नेचर के होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन. याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि मेटल्स ही सारे क्रिस्टलीन फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटेलिक की भी क्रिस्टलीन नेचर है ना. दूसरी है बहुत सारे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl हो गए, ZnS, जिंक सल्फाइड हो गई, ये सभी क्रिस्टलीन है. और यहाँ नेप्थलीन देख लो, ये क्या है, ये भी क्रिस्टलीन सॉलिड है. नेप्थलीन क्या है, नेप्थलीन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड. याद होगी, दो बेंजीन रिंग जो अटैच होती है ना, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी क्रिस्टलीन सॉलिड है. ठीक है, तो क्या बताया था, चार तरह की क्लासिफिकेशन हो गई. एक हो गई मॉलिक्यूलर, दूसरी आयनिक, नेक्स्ट मेटेलिक, और थर्ड वन कोवेलेंट. याद रखनी है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना. चार तरह से क्लासिफाई कर दिया क्रिस्टलीन सॉलिड का. ठीक है, ये 1 2 3 4. अब देखो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की फर्दर क्लासिफिकेशन यहाँ 3 टाइप की होती है. मॉलिक्यूलर सॉलिड को फिर क्लासिफाई करें 3 टाइप में. एक हो गई नॉन पोलर, दूसरी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नेक्स्ट हो गई हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. आपको बस 4-5 चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सा हो रहा है, किसके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखनी है, और उसकी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है. बस ये ना, और कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. 4-5 पॉइंट को शॉर्टली लिख के अभी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आराम से पूरा कंप्लीटली पूरे फुल सेंटेंस में लिखना. चलो तो नॉन पोलर स्टार्ट करते हैं. देख लो सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जनरली आप देखना मॉलिक्यूल लिखा रहेगी, पर एटम भी होती है, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिससे वो बनी हुई है ना. तो एटम अगर होता है तो एग्जाम्पल क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, आर्गन और हीलियम, है ना. ये नोबल गैसेस है ना, तो आप इसको आप क्या एटम तो नहीं कह सकते, एटम ही कहोगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, सॉरी. अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से ये बनी हुई है ना, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इनके बीच में. और मॉलिक्यूल से कौन कौन से है, ये देखो H2Cl2 I2, हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन जो है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है इनकी, है ना. देखो डायटोमिक है ना, H2Cl2 I2. अब देखो दूसरी चीज ये है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स. बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है ना. नेक्स्ट है, ये सॉलिड सॉफ्ट होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. याद रखनी है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट है, और नेक्स्ट लिक्विड और गैसियस है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे. क्या क्या याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से है, या तो एटम होगा, है ना, इन केस ऑफ हीलियम और आर्गन, या तो मॉलिक्यूल होगा. तो मॉलिक्यूल क्या क्या हो जाएगा, H2Cl2 I2, है ना. तो या तो मॉलिक्यूल हो गई. नेक्स्ट क्या है, देखो अब नेक्स्ट क्या है, इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन सी है, तो लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स. नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना है, सॉफ्ट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे. ठीक है, तो ये आपको शॉर्टली लिख लेनी है और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. चलो नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है, तो पोलर में क्या होती है, देखो पोलर बॉन्ड से, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से वो लिंक्ड है ना. जैसे ये सारे क्या है, यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं.
तो एग्जाम्पल क्या क्या है देख लो, HCl और SO2 है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl देखो, HCl कोवेलेंट है ना, आयनिक नहीं है। H+Cl- भले ही ब्रेक हो जाता पर ये आयनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो, है ना। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है तब आयनिक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मेटल और दूसरे नॉन मेटल होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ही नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना। चलो वो तो बात की बात हुई। अभी फिलहाल ये है कि याद रखनी है कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने हैं। दूसरी, इनके ये लिंक कैसे है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से लिंक है, ठीक है। जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये लंदन फोर्स से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। भले ये वीक है, वन ऑफ द वैंडरवाल फोर्सेस है, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन लंदन फोर्स, ठीक है। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है ये हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से थोड़ी ज्यादा है इसकी, पोलर की, ठीक है। और दूसरी चीज, ये भी गैसियस या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। और नेक्स्ट, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और एमोनिया, ठीक है। हो गई ये वाली। तो क्या याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वही ले लो, मॉलिक्यूल है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक है ना। जो बेसिकली इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ज्यादा है नॉन पोलर से। और रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये गैसियस या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। कुछ सॉलिड फॉर्म में होते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और एमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डेड करना है तो एक चीज याद रखो, जैसे फैन याद रखते हैं ना, फॉन, यहाँ याद रखो फॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फ्लोरीन से हो गया तो HF, है ना। और ऑक्सीजन से हो गया तो जैसे H2O ले लो, नाइट्रोजन से हो गया तो एमोनिया ले लो, ठीक है। तो जब भी फॉन, फैन की जगह याद रखना फॉन, है ना। ये जब भी बॉन्ड बन गए इनके बीच में तो वो हो जाएगा, वहां पे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ये मॉलिक्यूल्स है ऐसे सॉलिड के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बने, यहाँ भी पोलैरिटी इन बॉन्ड के बीच में है ना। तो यहाँ पे क्या है देखो, हाइड्रोजन और फॉन, फैन की जगह फॉन, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है वैंडरवाल फोर्सेस से, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल जैसे देख लो, सॉलिड वाटर ले लो, मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर जैसे आइस, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते, पता है ना। और दूसरी क्या है, ये वोलेटाइल लिक्विड है या सॉफ्ट सॉलिड है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। दे आर वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, है ना। मतलब क्या कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं आयनिक की। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मुझे, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड की वो अप्रोक्स 473 केल्विन होती है, ठीक है। और क्योंकि इस सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत कम है ना, या तो वैंडरवाल फोर्सेस है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आपकी अप्रोक्स मतलब लेस देन 40 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। लेस देन 40 किलो जूल पर मोल, ये सब याद रख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी, है ना। लेस देन 40 किलो जूल पर मोल, नीचे लिख देती हूँ। चलो नेक्स्ट है हम लोग करते हैं आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड में देख लो, सबसे पहले करना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस ही होंगे ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयंस, कैटायन और एनायन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए कैटायन और एनायन, है ना। लिख सकते हो आयंस। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ऑफ कोर्स देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किससे बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड, जिसको कोलम्बिक फोर्स ऑफ भी बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड। सच सॉलिड आर फॉर्म बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन और एनायन। ये कैसे बनी है, कैटायन और एनायन का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो रहा है। जैसे NaCl ले लो तो उसकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, NaCl, Na+ और Cl- की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो रही है, उससे ये बना है, ठीक है।
उसी तरह से ये सारे आयनिक सॉलिड, बाकी आयनिक सॉलिड्स भी बनते हैं, है ना। इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगी, अपोजिट चार्ज होगी, तो इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉलिड आर हार्ड। अब तक पढ़ रहे थे, देखो नॉन मॉलिक्यूलर वाले में सॉफ्ट थी ना, यहाँ पे क्या हार्ड और ब्रिटल नेचर की होती है सॉलिड। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी मतलब इसका बोले तो 1300 केल्विन से ज्यादा ही होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, अप्रोक्स 1300 केल्विन से अब होगी, है ना। नेक्स्ट इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, ये भी याद रख लेना। बॉन्ड एनर्जी भी जो होगी है यहाँ पे 42, मतलब अप्रोक्स 4000 रख लो, 40 to 4000 किलो जूल पर मोल जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में, है ना। नेक्स्ट है, तो क्या क्या याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कोलम्बिक फोर्स है ना। यहाँ पे ये कैसे बना है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कैटायन और एनायन के, है ना। नेक्स्ट है, ये आयंस जो है ये फ्री नहीं होते हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म में। अगर आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। जब तक सॉलिड NaCl ले लो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और क्या करो, इलेक्ट्रोड डाल लो, कनेक्ट कर लो सर्किट को, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसमें, नहीं करेगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा, सॉरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है ना। अगर आप उसको मोल्टेन या लिक्विड फॉर्म में ले लेते हो, मोल्टेन फॉर्म मतलब बहुत ज्यादा हीट करके उसको थोड़ा मोल्टेन फॉर्म में ले आते हो, या नहीं तो डिजॉल्व कर लो पानी में, तब क्या होगा, वहां पर आयन फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। तो आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टेन और लिक्विड फॉर्म, है ना, मोल्टेन और डिजॉल्व फॉर्म। पानी में डिजॉल्व करोगे NaCl को तो क्या बोलते हैं उसको, ब्राइन, है ना, BRINE, ब्राइन, तब जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो हो गई आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड देख लो, मेटल्स क्या है, मेटल्स आर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, मेटल्स में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना, जो हम लोग केर्नल्स भी बोलते हैं, और इनके पूरे आसपास में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स पूरे सराउंडेड रहेंगे इस तरह से, है ना। तो इस तरह से मेटल्स में होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आया ना, सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे समुद्र की तरह पूरा फैला हुआ है ना इनके चारों ओर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको केर्नल्स भी बोलते हैं ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल। इलेक्ट्रॉन पूरा आराम से इनके बीच मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, है ना, पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल ये मूव करेंगे। अब देखो, ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द सी ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या होता है, हर एटम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे, जैसे देख लो, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। मान लो कॉपर वायर ले लो, ठीक है, कॉपर वायर ऊपर इंसुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, मान लो कि सब एटम जो है यहाँ पर पूरे से पैक्ड एटम्स है इसमें, है ना, एटम्स है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, मान लो ये वायर, ये मैं इस तरह से कर देती हूँ। देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया आपने यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, वो मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। तो यहाँ हर एटम से ना ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अगर आप, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल अगर ले रहे हो तो, है ना, इस तरफ से मूव करने लगेगा। तो मूवमेंट जब होती है ना, हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करने लगता है, जंप होता रहता है, उसकी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाती है, फिर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर जाते हैं, है ना। तो हर एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में, है ना। तो ये इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना। ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेटल्स आर
having high electrical and thermal conductivity. देखो these free electron are responsible for high electrical and thermal conductivity of metal. क्या क्या याद रखनी? पहली चीज तो याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। उसके बाद क्या याद रखनी है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एनायन और कैटायन, है ना, आयंस। नेक्स्ट याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे फ्री है, पूरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बीच बीच में पॉजिटिव चार्जेस है और चारों तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंड किया हुआ है। हर एटम अपना एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस फ्री इलेक्ट्रॉन के सी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन के एक समुद्र टाइप के मतलब बोल दो, उसे पूरा कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। अब इसी की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी और थर्मल कंडक्टिविटी। पता है ना, मेटल का एक एंड अगर हीट करते हो दूसरा एंड भी हीट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्लो करने लगेगा, है ना। दे विल फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। मान लो यहाँ पर है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है इधर और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ले लो, है ना। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इस तरफ, इसलिए हम बोलते हैं करंट का डायरेक्शन लेते हैं ना। अब वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो लेते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट क्या होगी? हीट भी सप्लाई करोगे। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या? हीट अगर सप्लाई कर तो एक पोर्शन पे तो दूसरे पोर्शन पे भी हीट हो जाएगा। ये भी किस वजह से हो रहा है? थर्मल एनर्जी क्यों मतलब क्यों स्प्रेड आउट हो रहा है? क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेटल की? लस्टर और कलर। इसकी भी रीजन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, लस्टर, कलर, ये सारे जो होते हैं मेटल के प्रॉपर्टीज, ये सब होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब नेक्स्ट क्या है ना, मेटल्स आर हाईली मलिएबल एंड डक्टाइल। मलिएबल मतलब क्या? कि इफ अ मेटल शीट इज बिटन विथ अ हैमर, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, है ना, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और डक्टिलिटी मतलब यू कैन ड्रॉ मेटल इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग, है ना। मलेबल मतलब अगर आप पीट पीट के हैमर से इसको एकदम पतला सा लेयर बना सकते हो। और डक्टिलिटी मतलब, डक्टाइल मतलब एक लंबा सा वायर खींच सकते हो, है ना। देखियो ना गोल्डन ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं पतले पतले वायर्स से, ठीक है। तो ये जो मलेबिलिटी और डक्टिलिटी है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। ये नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसकी रीजन कुछ और है ना। वाई मेटल्स आर मलेबल एंड डक्टाइल, इसकी रीजन ये होती है कि जो यहाँ मेटल्स में जो एटम होते हैं, है ना, उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो अगर आप हैमर से मार रहे हो, मतलब क्या हो रही है, एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है। द एटम विल रोल ओवर टू अ न्यू पोजीशन विदाउट ब्रेकिंग द मेटेलिक बॉन्ड। बिना बॉन्ड को ब्रेक किए वो एटम दूसरी पोजीशन पे रोल हो जाती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि मेटल्स क्या है, मलिएबल और डक्टाइल है। इसकी रीजन ये है ना, याद रखना। चलो तो क्या क्या पढ़ा मेटेलिक सॉलिड में? ऑर्डरली कलेक्शन है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर पूछा जाए तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है या तो इलेक्ट्रॉन या तो मतलब दोनों ही है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा। हीट सप्लाई करोगे तो दूसरे पोर्शन में भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। मेटल्स की लस्टर और कलर भी होती है। इन सबका रीजन क्या है? सबका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। सबका मालिक एक, सबका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल बहुत ज्यादा मलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं बता दी थी मैं, because of the ability of atom to roll to new position without breaking the bond। एटम की एबिलिटी होती है कि वो नए पोजीशन पे रोल करके चले जाते हैं बिना मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक किए हुए। चलो हो गया, एग्जांपल तो पता है, मेटल्स ले लो कुछ भी, है ना। चलो नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, तो नाम से पता चल रहा है ना कि कोवेलेंट सॉलिड है मतलब क्या? कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे, है ना। तो देख लो बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलीन सॉलिड है नॉन मेटल्स के, जिनके बीच में जो कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से, है ना। अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल। इनको जायंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं ना। बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ना, लिंकेज प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है ना। तो इसके बाद
एटम्स जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, है ना, यहाँ ये बहुत स्ट्रांगली अपने पोजीशन पे हेल्ड होकर के रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है ना। इसकी ये सॉलिड की भी ये क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं, है ना। इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है और मेल्ट करने से पहले ये डिकम्पोज कर जाते हैं। तो क्या क्या याद रखनी, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड basically they are made from non-metals, है ना, they are made from non-metals and they are how they are linked, they are linked by covalent bond between the adjacent atom। दूसरी क्या हो गई, they are called giant molecule, उनको giant molecule भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और डायरेक्शनल नेचर का होता है। नेक्स्ट क्या है कि एटम्स जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये बहुत स्ट्रांगली अपने पोजीशन पे लिंक होके रहती है, ये बहुत हार्ड और ब्रिटल होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होती है। तो कभी कभी क्या होता है, मेल्ट करने से पहले ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये भी अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी, ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है ना। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, बहुत ज्यादातर तो हार्ड होता है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी सारे क्या होते हैं, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब SiC इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना। क्यों भी बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, देखो ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसकी रीजन ये है कि ग्रेफाइट जो ये बनी है, ग्रेफाइट इज मेड ऑफ 6 मेंबर्ड कार्बन, है ना। ये देखो 6 कार्बन है एक रिंग में, है ना। ये इस तरह से ये रिंग सब कनेक्टेड है ना। और हर कार्बन जो है देखो वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे देख लो, ये कार्बन, ये देखो ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है। एवरी कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ 3 कार्बन एटम। अब देखो ग्रेफाइट है क्या, कार्बन से ही बना है ना। अब कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है, देखो एटॉमिक नंबर 6 है ना। वैलेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसमें से 3 ही यहाँ पे बॉन्ड बना रहे, मतलब एक तो फ्री है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इस एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अंडरस्टूड, बिकॉज है ना, क्या रीजन है, सिंस ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ 6 membered ring fused together, here each carbon atom is linked with 3 other carbon atom, हर एक कार्बन 3 कार्बन एटम से लिंक है। so the one of the electron is free, fourth valence electron is free, because of which ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये एक लेयर में फिर बीच में थोड़ा गैप है, फिर दूसरी लेयर, फिर गैप है। तो ये जो यहाँ पे है ना गैप, ये देखो 340 पिकोमीटर की है और ये बॉन्ड लेंथ देख लो 141.5 पिकोमीटर का। ये भी याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आते हैं, है ना। तो ये हो गई, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये गैप जो इसमें कभी कभी पानी चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल चले जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये बॉन्ड और भी ज्यादा वीक हो जाता है। ऐसे तो ये खुद ही वैन डर वाल्स फोर्सेस से लिंक है ना। यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाली, ठीक है, गैप के बीच में बोल रही हूँ, ठीक है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेयर्स के बीच की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब कभी कभी पानी भी चला जाता है, तो इसीलिए ग्रेफाइट को आप इजिली क्लीव कर लेते हो, मतलब तोड़ सकते हो ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट वाली पेंसिल, पहले याद है ना, बचपन में पेंसिल टूट जाती थी बार बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी कम होगी, प्योर ग्रेफाइट होगी तो आराम से टूट जाती है ना। तो ये देख लो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी क्यों है, समझ में आ गई, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के वजह से हर कार्बन एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस है। तो ये जो क्या होती है, यहाँ पे फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, तो पूरा आराम से मूव कर रहा है लेयर में, है ना, दे आर फ्री टू मूव। सो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हर लेयर एक दूसरे पे स्लाइड कर सकता है, क्यों, गैप है ना। तो इसी की वजह से ग्रेफाइट क्या हो रही है, बहुत सॉफ्ट सॉलिड है और एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट भी है ना। आप पढ़े होंगे ना फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। चलो नेक्स्ट है, चलो तो ये कंप्लीट हो गई, हम लोग कर लिए कि क्या कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल देख लेना बुक में अपनी, टेबल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं बताई हूँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉन्ड एनर्जी, वो भी थोड़ा याद रख लेना। मॉलिक्यूलर की तो बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट 473 केल्विन, बॉन्ड एनर्जी लेस देन 40 किलोजूल पर मोल है ना। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 1300 केल्विन,
और बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 400 to 4000 किलो जूल पर मोल है। मेटेलिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही है, 800 to 1000 केल्विन है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी अलग टाइप की है, 80 to 1000 किलो जूल पर मोल है। कुछ पता है ना, मेटल्स जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, इसीलिए इसकी रेंज है 80 to 1000, है ना, किलो जूल पर मोल। कोवेलेंट सॉलिड जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, 3900 केल्विन से ज्यादा होती है, बट बॉन्ड एनर्जी 150 to 500 किलो जूल पर मोल के बीच में रहती है ना। अगर आपको ये चीज जाननी है अच्छे से तो आप कमेंट में लिखना, मैं बताती हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, हम लोग करते हैं जल्दी से इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखो पहला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये क्या है, देखो पोटेशियम सल्फेट, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट है ना, क्या है K2SO4, ये क्या होगी, आयनिक होगी ऑफकोर्स, है ना, पोटेशियम सल्फेट आयनिक होगी, है ना। नेक्स्ट है टीन, मेटल है ना, टीन मेटेलिक सॉलिड है। बेंजीन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यूरिया NH2CONH2 यूरिया मॉलिक्यूलर है। एमोनिया भी मॉलिक्यूलर है, बट कौन सी वाली मॉलिक्यूलर है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड। वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। जिंक सल्फाइड इज आयनिक सॉलिड, ZnS आयनिक सॉलिड है, ठीक है, ZnS पता हुआ ना, आयनिक जिंक और सल्फर, तो जिंक सल्फाइड आयनिक है। ग्रेफाइट अभी भी पढ़ा, कोवेलेंट है। रुबिडियम मेटेलिक है। आर्गन पढ़े हम लोग, एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, कोवेलेंट है। नेक्स्ट है सॉलिड A इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। एक ऐसी सॉलिड की नाम बतानी है जो सॉलिड में भी इंसुलेटर है, मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर है, तो क्या है, कोवेलेंट है ना। तो वो कौन सी सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है। अगर लिखा होता कि सिर्फ सॉलिड में इंसुलेटर है तो आयनिक होता, तो ये कौन सी है, कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। रीजन पता है आपको क्यों, बिकॉज इन आयनिक सॉलिड in solid form the movement of ion is not there, है ना, ion cannot move, there is no mobility of the ion, so they cannot conduct electricity. But when they are dissolved in water or when they are brought up in molten state, they can easily conduct the electricity, है ना। जब उसको molten state में ले आएंगे तो आराम से कंडक्ट करेगा ही करेगा। डिसॉल्व कर लेते हैं अगर, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ना Na+ और Cl- आयन में, तो अगर आयन के फॉर्म में ब्रेक हो गया तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है what type of solid are electrical conductors, malleable and ductile। of course metallic solid क्या है, malleable और ductile है। रीजन कौन सी है मैं बताई थी आपको, जब भी करो तो पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ करो, malleable और ductile क्यों है मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।